दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिशानियत पर, जहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई एक बहुत ही खूबसूरत सी पोएम जिसका नाम है टिंटन एबे। दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टिंटन एबे की जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो, टिंटन एबे जो पोएम है वो पोएटिक स्ट्रक्चर है, पोएम स्ट्रक्चर किस तरह से या फॉर्म्स किस तरह से इसका वो डिस्कस करेंगे। सेंट्रल आइडिया, थीम और समरी, ये 5 चीज़ हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको बता दूं कि ये जो मैंने वीडियो बनाया है ये कम्पिटेटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है। कम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स यानी कि टीजीटी पीजीटी अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, आप अगर प्रिपेयर कर रहे हो कोई भी एनवीएस केवी या किसी भी एग्ज़ाम को जो इंग्लिश लिटरेचर के कम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए, अगर अभी आपको डिटेल में लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन चाहिए हिंदी में तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं वो भी ला दूंगा आपके लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों टिंटन एबे के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कुछ इस तरह हैं। सबसे पहले तो द कंप्लीट टाइटल ऑफ द पोएम इज़ लाइन कंपोज्ड फ्यू माइल्स अबव द टिंटन एबे ऑन द रिविजिटिंग द बैंक ऑफ द वे ड्यूरिंग अ टूर जुलाई 13, 1798। ये कंप्लीट टाइटल है इस पोएम का जिसका हम शॉर्ट फॉर्म कहते हैं टिंटन एबे। ये आपको ज़रूर याद होना चाहिए। दूसरा पॉइंट या दूसरा फैक्ट इसका ये है कि द पोएम इज़ रिटन इन ब्लैंक वर्स विथ लाइन्स ऑफ वेरिड लेंथ्स। यानी कि ये जो पूरा पोएम लिखा हुआ है, अबाउट 160 लाइन्स का जो पोएम है एक, जिसको हम टिंटन एबे कहते हैं, इसकी जो लाइन्स हैं वो ब्लैंक वर्स में लिखी हुई हैं और वैरिड लेंथ्स की हैं। यानी इसमें कोई प्रॉपर लेंथ नहीं है कि कुछ स्टेंजाज ऐसे हों कि इस इतने लेंथ के हों, कुछ इतने लेंथ के हों, ऐसा कुछ नहीं है। कोई लाइन छोटी है, कोई लाइन बड़ी है, तो वैरिड लेंथ की हैं जो कि ब्लैंक वर्स में लिखी पोएम है। दिस इज़ द लास्ट पोएम ऑफ 23 पोएम्स ऑफ द लिरिकल बैलेट्स 1798। दोस्तों 1798 में लिरिकल बैलेट्स पब्लिश कराई गई थी, जिसको लिखा था विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलरिज ने कोलैबोरेशन करके। उसमें कुल 23 पोएम्स थी। तो जो लास्ट पोएम था 23 पोएम में, जिसका नाम था द टिंटन एबे, तो टिंटन एबे लास्ट पोएम था लिरिकल बैलेट का। अगला पॉइंट है द पोएम इज़ इंट्रोड्यूस्ड एज अ रिविजिटिंग विथ अ सेंस ऑफ डिस्टेंस हाईलाइटेड बाय द वर्ड अबव। यानी कि जो पोएम है, इस पोएम का जो टाइटल है इसमें रिविजिटिंग दिया हुआ है ना। रिविजिटिंग यानी कि ये एक बार फिर से विजिट कर रहे हैं, यानी कि पहले भी आ चुके हैं। और एबव, यहाँ पे जो एबव वर्ड लिखा है वो ऐसा दिखा रहा है कि ये कुछ डिस्टेंस के बाद इसकी बात कर रहे हैं। यानी कि ये टिंटन एबे में बैठ करके इस पोएम को नहीं लिख रहे हैं, टिंटन एबे के बाद जो कुछ एक बैंक ऑफ वे है वहाँ पर ये पोएम लिखी जा रही है। तो इसके अगले पॉइंट से पता चल जाएगा टिंटन एबे वर्ड इज़ यूज नो वेयर इन द पोएम एक्सेप्ट इन द टाइटल। यानी कि जो वर्ड टिंटन एबे है वो पोएम में कहीं भी नहीं हमको दिखाई दिया है। ठीक है, ये सिर्फ हमको टाइटल में ही दिखता है। ये थे हमारे कुछ फैक्ट्स। तो चलिए अब बात करते हैं इसके पोएटिक स्ट्रक्चर या फिर पोएटिक फॉर्म को। दोस्तों इसके पोएटिक फॉर्म कुछ इस तरह से है। द पोएम इज़ रिटन इन ब्लैंक वर्स, कि जो पोएम है वो ब्लैंक वर्स में लिखी हुई है। Each section of poem is composed of verse paragraph। अब आप यहाँ पर ये समझेंगे कि वर्स पैराग्राफ क्या होता है, क्योंकि हम लोग जो पोएम पढ़ते हैं उसमें पैराग्राफ तो होता नहीं है, उसमें स्टेंजाज होते हैं। लेकिन यहाँ पर वर्स पैराग्राफ क्यों कहा गया है? इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि जो स्टेंजाज होते हैं उसमें एक प्रॉपर मैचिंग होती है। यानी कि 5 लाइंस की स्टेंजाज है ना, कुछ राइम स्कीम्स होते हैं, कुछ स्टेंजाज में लाइंस की मैच करती हैं। लेकिन ये जो पोएम लिखा गया है इसमें ना कोई प्रॉपर लाइनिंग है, ना कोई प्रॉपर लेंथ है, ना कोई प्रॉपर स्टेंजा है, इसलिए इसको वर्स पैराग्राफ कहा गया है। ठीक है, जो अगला पॉइंट है, ये जो फॉर्म है, जो स्ट्रक्चर है इस पोएम का वो इस तरह से है कि द पोएम इज़ फुल ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग एलिमेंट्स। यानी कि ये पोएम है, इसमें ड्रामेटिक मोनोलॉग के एलिमेंट्स बहुत मिल जाएंगे। ड्रामेटिक मोनोलॉग जैसे क्या होता है, लॉन्ग सॉलिलोकीज़, यानी कि बहुत देर तक जो राइटर है, जो ऑथर है, वो ख़ुद से ही बातें करता रहता है। एन इमेजिन्ड लिसनर, एक अपने दिमाग में ही इमेजिन किया हुआ कोई लिसनर होता है जो उसकी बातें सुन रहा होता है। रिविलेशन ऑफ कैरेक्टर्स एंड हिज स्टेट ऑफ माइंड थ्रू द लाइन्स, और इस जो कैरेक्टर है और जो स्टेट ऑफ माइंड है उस कैरेक्टर का, वो
लाइंस के या फिर पोएम्स के बढ़ने के साथ साथ वो रिवील होता रहता है। तो ये सारी जो क्वालिटीज़ होती हैं वो ड्रामेटिक मोनोलॉग की होती हैं। तो इसलिए ये पोएम हम कह सकते हैं ऐसा कि ड्रामेटिक मोनोलॉग का एलिमेंट्स इस पोएम में हमको मिलता है। द पोएम इनिशियली सेट आउट टू फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ लैंडस्केप पोएम, यानी कि जब शुरुआत में इस पोएम को हम लैंडस्केप पोएम भी कहते थे। क्यों? क्योंकि इसमें जो पोएम अभी मैं आपको समरी बताऊंगा तो इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ ने बहुत ही अच्छे से एक लैंडस्केप को डिस्क्राइब किया है, डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। However, with the lyrical ballads, developed a new genre of poetry called conversation poems, under which this poem now falls. लेकिन अब इसको क्या कहा जाता है? अब इसको कन्वर्सेशन पोएम्स कहा जाता है, क्योंकि जो लिरिकल बैलेट्स है उसने एक नया जॉनरा डेवलप किया था पोम्स का। ठीक है, तो ये कन्वर्सेशन पोएम्स जो कि नया जॉनरा एक पोएम्स का, उसके अंदर अब इसको रखा जाता है। तो टिंटन एबे स्टार्टिंग में इसको लैंडस्केप पोएम कहा जाता था, लेकिन अब इसको हम कन्वर्सेशन पोएम कहते हैं। ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट फॉर्म्स से रिलेटेड टॉपिक्स। ठीक है, फॉर्म से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स। अब बात कर लेते हैं इस पोएम के थीम्स की। दोस्तों, ये जो पोएम है टिंटन एबे, सबसे पहले तो हम विलियम वर्ड्सवर्थ को एक नेचर पोएट कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके जो पोएम्स होते हैं उसमें नेचर का डिस्क्रिप्शन बहुत ही अच्छे से दिया होता है। वो बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं नेचर के बारे में, और वो नेचर को बहुत ही अच्छे से रिवील करते हैं अपने रीडर्स के सामने। तो इसलिए हम उनको नेचर पोएट कहते हैं। तो उनके लगभग जितने भी पोएम्स हैं उसमें नेचर एक कॉमन थीम होता है। उसके अलावा दो मेन थीम्स हैं इस पोएम में। पहला है फाइंडिंग कंसोलेशन थ्रू मेमोरीज ऑफ नेचर, जो कि नेचर के एक थीम से रिलेटेड है, और दूसरा है इफ़ेक्ट्स ऑफ मैच्योरिटी ऑन पर्सपेक्टिव। अच्छा, अब ये जो पहला हमारा थीम है फाइंडिंग कंसोलेशन थ्रू मेमोरीज ऑफ नेचर, हम ये क्यों कह सकते हैं कि हमारा थीम है? मेमोरीज़ ऑफ नेचर यानी कि नेचर की जो मेमोरीज़ होती हैं उससे हमारे हृदय को क्या सुकून मिलता है, क्या अच्छा लगता है। अक्सर क्या होता है कि इस पोएम में जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने बताया है कि जब ये पहले, आपको मैं एक ख़ास बात और बता दूं कि जो पोएम लिखा गया है ये इससे पहले 5 साल पहले विलियम वर्ड्सवर्थ ने यहाँ पर ये जगह विज़िट की थी, इसलिए उन्होंने टाइटल में लिखा हुआ है रीविजिटिंग। ठीक है, तो 5 साल पहले जब इन्होंने ये जगह विज़िट की थी तो जिस तरह से उनके माइंड में वो सारी लैंडस्केप की फ़ोटोज़ छपी हुई थी, तो जब वो शहर में थे, शहर के शोर शराबों के बीच में थे, जब उनको सुकून चाहिए होता था, शांति चाहिए होती थी, तो वो इन्हीं सारी फ़ोटोज़ को, इन्हीं सारी लैंडस्केप की इमेजेस को अपने माइंड्स में ला करके एक नया सा सुकून पाते थे, एक अच्छा सा उनको फीलिंग होती थी। तो इसीलिए इस पोएम में उन्होंने इस चीज़ को अच्छे से डिस्कस भी किया है, डिस्क्राइब भी किया है, बताया भी है। तो इसलिए इसका हम थीम कह सकते हैं कि एक थीम ये हो सकती है कि फाइंडिंग कंसोलेशन थ्रू मेमोरीज ऑफ नेचर। और जो दूसरा है इफ़ेक्ट्स ऑफ मैच्योरिटी ऑन पर्सपेक्टिव, ये क्यों कह सकते हैं? क्योंकि इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये भी बताया है कि कैसे कैसे जब इंसान मैच्योर होता जाता है, क्योंकि जब ये स्टार्टिंग में आए थे तो ये अपने यूथ के अर्ली एज में थे, लेकिन अभी 28 साल के हो चुके हैं, और ये आगे बता रहे हैं कि कैसे कैसे जब इंसान की एज बढ़ती जाती है वो और मैच्योर होता जाता है और उसको चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलता जाता है। तो इस पोएम में ये दो इसके मेन थीम्स हो सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं पोएम के सेंट्रल आइडिया की। इन दिस पोएम वर्ड्सवर्थ feels the presence of mysterious force entering into every mortal object. In this poem, poet gives a great tribute to his sister Dorothy. The ultimate message which comes out from the poem is that nature never betrayed the heart that loved her. He advised Dorothy to submit herself completely to nature, at the moment considering herself as an ardent worshipper of nature. तो इस पूरे पैराग्राफ का मतलब ये है कि विलियम वर्ड्सवर्थ इस पोएम में जो सेंट्रल आइडिया दे रहे हैं, इस पोएम का जो सेंट्रल आइडिया निकल के आ रहा है वो कुछ ऐसा है कि जो नेचर का फोर्स है, एक नेचर का मिस्टीरियस फोर्स है, वो सभी मॉर्टल ऑब्जेक्ट्स में एंटर कर रहा है। और वो जब पोएम के लास्ट तक ऐसा बताते हैं अपने सिस्टर डॉरथी को कि इन सभी जो नेचर में जो चीज़ें मौजूद हैं उनको अपनी आँखों में बसा लो, उनको बहुत ही अच्छे से अपने माइंड में रख लो और नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार करो, क्योंकि सब इंसान को नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार करना चाहिए, क्योंकि नेचर कभी उन लोगों के साथ बिट्रे नहीं करता जो लोग नेचर से प्यार करते हैं। और उनको ऐसा बताते हैं कि हर एक इंसान को वर्शिपर होना चाहिए नेचर का, जिस तरह से विलियम वर्ड्सवर्थ है। तो ये था एक सेंट्रल आइडिया इस पूरे पोएम का।
तो अब चलिए जान लेते हैं शॉर्ट में एक अच्छी सी हिंदी में समरी इस पोएम की। तो दोस्तों जो पोएम ओपन होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ फिर से विजिट करते हैं टिंटन एबे को, जहाँ पर वो 5 साल पहले आए हुए थे। 5 साल पहले यानी कि 1793 में, जब उनके युद्ध की नई शुरुआत थी। और आज 5 साल के बाद वो आए हुए हैं फिर से वापस उसी टिंटन एबे में 13 जुलाई 1798 को, जहाँ पर वो सबसे पहले उस जगह की लैंडस्केप को, उस जगह के जो व्यू हैं उनको, इमेजेस को दिखाते हैं और बताते हैं कि किस तरह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा शांति है। यहाँ पे मैं वाटर्स के मरमरिंग साउंड सुन पा रहा हूँ, जो रिवर से मरमर करके वाटर निकल रहा है। और मैं यहाँ की जो लॉफ्टी क्लिफ्स है उनकी इफ़ेक्ट्स को देख पा रहा हूँ कि किस तरह से लॉफ्टी क्लिफ्स यानी सीधी खड़ी हुई जो क्लिफ्स हैं, चट्टानें हैं, वो दूर जा कर के ऐसा लग रहा है कि आसमान में मिल रही हैं। और ये सारी चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा सिक्लूजन दे रहा है, आनंद दे रहा है और सुकून दे रहा है। वो आगे बताते हैं कि जो साइकमोर ट्री है उसके नीचे बैठ कर के वो वहाँ के जो बगीचे हैं उनमें जो आधे पके हुए फल हैं उनको देख रहे हैं। और उनको जंगल के बीच में एक धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है, जो वो ऐसा अंदाज़ा लगा रहे हैं कि या तो ये धुआं वैग्रेंट ड्वेलर्स का हो सकता है। वैग्रेंट ड्वेलर्स यानी जिप्सीज़ का, बंजारों का जो घर होता है उसमें जो खाने पकाते हैं बंजारे, उनका हो सकता है। या फिर किसी हर्मिट का या किसी साधु का जो एक झोपड़ी होगा उसमें से धुआं दिख रहा है हमको ऊपर उठता हुआ। दोस्तों हमारे जो पोएट हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, वो आगे ये बताते हैं कि किस तरह से 5 साल पहले जब वो यहाँ पे आए थे तो जो उनके माइंड में वहाँ की मेमोरीज़ हैं, जिस तरह से वहाँ पे उस समय पे झरना बह रहा था, पेड़ पौधे थे और वहाँ पे लोगों को देख रहे थे, जो लैंडस्केप उनके माइंड में सेव था। किस तरह से शहर के भीड़ भड़ाके वाले जगह पर, जो शहर के बहुत सारे शोर शराबे होते हैं, उनके बीच में इनको ट्रैंक्विलिटी, इनको शांति प्रदान करती थी। और उसको इन्होंने ब्यूटीअस फॉर्म कहा है, ठीक है, जो कि इनके बहुत ज़्यादा इनको शांति प्रदान करती थी, इनके माइंड को, इनके हार्ट को बहुत ही काम रखती थी। और वही मेमोरी जो कि ये कॉटेजेस और वुड्स को देख करके इनके माइंड में था। और ये उन्हीं मेमोरी को ही क्रेडिट देते हैं कि किस तरह से वो इस मेमोरी के चलते ही, इसी मेमोरी की वजह से अपने आप को एक स्पिरिचुअल स्टेट में रख पा रहे हैं, जिससे कि जो संसार का बर्डन है, जो उनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, वो उनके ऊपर हल्की लग रही हैं और वो एक लिविंग सोल बने हुए हैं, एक जीवित आत्मा बने हुए हैं। और वो अपने लाइफ में होने वाली चीज़ों को समझ पा रहे हैं और देख पा रहे हैं। आगे विलियम वर्ड्सवर्थ पोएम में ये लिखते हुए बताते हैं कि उनका जो पास्ट एक्सपीरियंस था वो कुछ डिफरेंट था, लेकिन अब हालांकि वो उस समय पे अपने यूथ एज में थे, यूथ की स्टार्टिंग में थे, और अब थोड़ी सी मेच्योरिटी में है, इसलिए उनको अब उस तरह से उन चीज़ों को देखने की आदत नहीं रही। वो अभी भी उस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि उनको बहुत ही बेकार लग रहा है नेचर के बीच में आकर के, उनको अभी भी बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन जो वो एक्सपीरियंस था वो अब नहीं है। वो पहले दूसरी तरह से देखते थे चीज़ों को, जैसे कि वो बचपन में उन पहाड़ों के बीच में जाते थे, वहाँ पर जैसे कि मृग की तरह से, हिरण के बच्चों की तरह से उछलते कूदते थे। वहाँ पर हिरण के बच्चों की तरह उछलते कूदते थे और उनके साथ में समय बिताते थे, उन नेचर के बीच में समय बिताते थे। लेकिन अब वो चीज़ों को दूसरी तरह से देखने की उनके अंदर आदत हो गई है। तो इसलिए अब वो बताते हैं कि पहले जिस तरह से मेरा एक्सपीरियंस था इस चीज़ को लेकर के, नेचर को लेकर के या फिर इस जगह को लेकर के, वो अब उस तरह से नहीं है, अब दूसरी तरह से हो चुकी है। पोएम के लास्ट में वो अपने सिस्टर को इस पोएम में शामिल करते हैं। अपने सिस्टर को डेडिकेट करते हुए कुछ लाइंस लिखते हैं कि डियर सिस्टर या डियर डियर सिस्टर, जो कि उनकी एक डियर डियर फ्रेंड भी हैं। वो बताती हैं कि जैसा मैंने पहली बार इस नेचर के अंदर देखा था, तो मेरे अंदर जो जो मेमोरीज़ हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा आगे सपोर्ट मिला। मैं कभी भी शहर के शोर शराबों के बीच में भी शांति से अपने आप को काम रख पाता था, स्पिरिचुअली रख पाता था, कनेक्टेड रख पाता था। इस तरह से तुम भी फर्स्ट टाइम इस नेचर को देख रही हो, तो इस तरह से तुम भी अपने अंदर इन चीज़ों को बसा लो, जिससे मैं अपने जो मैं फर्स्ट एक्सपीरियंस किया था वो मैं तुम्हारी आंखों में देख सकूं, क्योंकि तुम भी इस चीज़ को पहली बार एक्सपीरियंस कर रही हो।
तो दोस्तों, यहाँ पे ख़त्म होती है हमारी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आज की समरी आपको अच्छे से समझ में आई होगी या ये पूरा वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको पोएम लाइन वाइज समझनी है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपके लिए एक लाइन वाइज अच्छी सी पोएम ला करके बता दूंगा, वीडियो दे दूंगा। तब मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।